today we'll continue with the atomic structure. In our previous video, we discussed about the wave nature. And so far, what we have learnt about the different atomic models, हमने पढ़ा है अभी तक रदरफोर्ड मॉडल एंड देन आफ्टर दैट रदरफोर्ड मॉडल, क्योंकि जो लेटेस्ट मॉडल था जो फेल हुआ था वो था आपका रदरफोर्ड, और उसके बाद कौन सा मॉडल आया था हमारा बोहर मॉडल। बट इस रदरफोर्ड और बोहर मॉडल के बीच में बहुत सारी डिस्कवरीज हुई, अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अलग अलग फिनोमिनास को रिप्रेजेंट किया, और इन सब डिस्कवरीज और फिनोमिनास की कलेक्शन के बाद बोहर जो है वो अपना मॉडल प्रपोज करने के लिए आया। अब यहाँ पर हमें देखना क्या है कि वो कौन कौन सी फिनोमिनास हुए, वो कौन कौन सी वहां पर डिस्कवरीज हुई जिनकी हेल्प से बोहर को अपना मॉडल प्रपोज करने में हेल्प मिली। तो यहाँ देखो, सबसे पहले जो हमें स्टडी करना है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव theory. Now what is electromagnetic wave theory? देखो, this theory was given by the Maxwell. तो मैक्सवेल ने ये थ्योरी दी थी। तो क्या कहा था उसने? फर्स्ट ऑफ ऑल उसने ये कहा कि एनर्जी जो है वो एक वेव है, एक रेडिएशन है। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर कोई हीटर जलाया है या फिर कोई पीस ऑफ वुड जलाया है, तो क्या होगा, उसकी हीट आपको फील होगी। वो जो हीट फील हो रही है वो क्या है? एनर्जी है। ठीक है, तो उसने क्या कहा कि एनर्जी किस फॉर्म में फ्लो करेगी? इन दी फॉर्म ऑफ द वेव। ठीक है, और रेडिएशन, तो एनर्जी वेव या रेडिएशन की फॉर्म में फ्लो करेगी। और फिर उसने क्या कहा कि ये जो एनर्जी है वो ये बिल्कुल कंटिन्यूअस मैनर में फ्लो करेगी। तो उसने क्या कहा कि एनर्जी एक कंटिन्यूअस मैनर में वेव की फॉर्म में फ्लो करेगी। ठीक, जैसे हमने भी एग्जांपल लिया कि मान लीजिए आपके पास कोई घर में बल्ब होता है, फिलामेंट बल्ब, ये बल्ब नहीं, फिलामेंट बल्ब, तो वहां से भी रेडिएशन निकलती हैं। और उसने कहा कि जो बल्ब से रेडिएशन आ रही है, ठीक, वो क्या है? एनर्जी की फॉर्म है और वो कंटिन्यूअसली वेव की फॉर्म में आ रही है। पहला पॉइंट। ठीक, सेकंड पॉइंट उसने क्या कहा कि जो वेव्स आती हैं, एनर्जी जो वेव है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में होती हैं। देखो, उसने पहले क्या कहा, जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में चल रही है? वेव की फॉर्म में। फिर सेकंड पॉइंट कहा कि जो ये वेव है ना, ये सिंपल वेव नहीं है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मींस ये वेव दो कंपोनेंट से मिलकर बनी हुई है। दो कंपोनेंट कौन से हैं? अगर ये कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये मैग्नेटिक फील्ड है। मींस जो एनर्जी वाली वेव है वो दो कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के जुड़ने से बनी हुई है। तो एनर्जी इज कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और जो कि कंटिन्यूअस चलती है, इसने कहा था। ठीक, फिर उसने क्या कहा? थर्ड पॉइंट, जो ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही मैग्नेटिक फील्ड है, these are perpendicular to each other, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। as well as ये दोनों ही फील्ड अपने डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर हैं। मींस जो डायरेक्शन है, पाथ है उस वेव की, कोई ना कोई तो डायरेक्शन उसकी होगी, तो उस डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। एज वेल एज दे आर परपेंडिकुलर टू द पाथ ऑफ प्रोपेगेशन, कि जिस पाथ में चल रही है वेव उसके भी वो परपेंडिकुलर हैं। ठीक, एंड इसके बाद इन्होंने लास्ट चीज क्या कही कि जो आपकी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है, मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, ये वैक्यूम में भी पास कर सकती हैं। ठीक, एंड विद द स्पीड ऑफ लाइट, विद द स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये थी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो कि मैक्सवेल ने दी। अब दोबारा देख लेते हैं क्या कहा उसने ये कहा कि जो आपके पास एनर्जी है, जरा ध्यान रखना, एनर्जी, उसने क्या कहा कि एनर्जी जो है वो एक वेव की फॉर्म में फ्लो करेगी। वो वेव कैसी होगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी, जिसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। दोनों फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, एज वेल एज जिस पाथ में चल रहे हैं उसके परपेंडिकुलर होंगे। ये वेव्स वैक्यूम में से भी पास हो सकती है। जैसे कि देखिए सनलाइट हो जो है हमारी, वो कैसे आती है? वैक्यूम से आती है। अब
अर्थ के एटमॉस्फेयर से ऊपर क्या है, वैक्यूम है, बट वहां से भी, वैक्यूम मींस जहां कोई भी मैटर ना हो, तो वो उसमें से भी आ रही है, वैक्यूम से पास हो रही है, और उसके अलावा इसकी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर ही होती है। तो ये पॉइंट्स कुछ एक मैक्सवेल ने दिए, बट यहां जरा ध्यान रखना, ये वाला पॉइंट बाद में रॉन्ग प्रूव हुआ था। ठीक है, ये पॉइंट कौन सा पॉइंट था कि एनर्जी कंटिन्यूसली चलती है वेव की फॉर्म में, कंटिन्यूस मैनर में फ्लो करती है। ऑल तो ये पॉइंट बाद में रॉन्ग प्रूव हुआ था, जिसकी हेल्प से बाद में फिर बोहर को अपना मॉडल प्रपोज करने में हेल्प मिली थी। बट उससे पहले ऐसा क्या हुआ कि पता चला कि ये पॉइंट गलत है। देखो, किसी ना किसी डिस्कवरी के बाद ही पता चलता है कि वो पॉइंट में कितनी वहां पर एक मतलब सच्चाई है, कितना वो सही है। ठीक, तो यहाँ पर दो फिनोमिनाज हुए थे, दो फिनोमिनाज थे जो साइंटिस्ट ने प्रपोज किए। उन्होंने कहा कि ये जो फिनोमिनाज हैं, ये हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के पॉइंट्स पर इनको हम प्रूव नहीं कर सकते। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी सही है तो ये फिनोमिना कैसे हो रहे हैं, वो मैक्सवेल जो है मतलब किसी तरीके से भी उनको एक्सप्लेन नहीं कर सका, तो वो पॉइंट गलत हुए थे। ऑल्दो पॉइंट जो गलत हुआ था वो एक ही गलत हुआ था कि वेव जो है वो कंटिन्यूस मैनर में फ्लो करती है। तो वो कौन से दो फिनोमिना थे जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को फेल किया? तो उसमें सबसे पहला फिनोमिना था ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, एंड सेकंड फिनोमिना था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इन दो फिनोमिनास को मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकी थी। तो ये एक इसका क्वेश्चन आ सकता है that which phenomena were responsible for the failure of the electromagnetic wave theory। तो देखो, खाली उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को ही फेल नहीं किया, उसके अलावा आगे फिर एटम की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने में भी हेल्प की। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। देखो, व्हाट इज ब्लैक बॉडी, ऑल्दो इसका मतलब ये नहीं कि जिसका कलर ब्लैक हो। यहाँ पर ये एक इमेजिनरी बॉडी है, मींस इमेजिनरी ऑब्जेक्ट है। क्या माना गया है कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर जो लाइट पड़े तो वो सारी की उस लाइट की सारी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर ले और उन सभी को वापस एमिट भी कर दे। देखो जरा समझो आप, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, बहुत सिंपल सा एग्जांपल। अगर ये सन भी ले रहे हो आप, अगर इवन सन लो, बल्ब लो, कुछ भी एग्जांपल ले लो, कोई एक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बट आप सन को ले लो। ठीक, अब देखो सन से ना बहुत ज्यादा टाइप की रेडिएशंस आती हैं। मींस ये नहीं कह रहा कि बहुत सारी रेडिएशन आती हैं, अलग अलग टाइप की रेडिएशन आती हैं, कोई एक ही टाइप की रेडिएशन नहीं आती। और जो हम देखते हैं उसे बोलते हैं व्हाइट लाइट। और जो व्हाइट लाइट हमें दिखाई देती है, उसके अलावा इतनी सारी वेवलेंथ्स हैं कि जो हमें विजिबल तक नहीं है। अब आपके पास रेडियो वेव भी क्या है, हम प्रोड्यूस नहीं करते हैं, रेडियो वेव एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं। कॉस्मिक वेव, अल्ट्रा वायलेट वेव, सब वेव जो हैं ये अर्थ के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर नेचुरली प्रेजेंट हैं। और बहुत टाइप की वेवलेंथ्स हैं, आती कहां से? सनलाइट से। वी नो दैट कि अगर अल्ट्रा वायलेट वेव्स हाई अमाउंट में आ जाए तो स्किन कैंसर हो सकता है। वो कहां से आती है? सनलाइट से। जिस एरिया में ओजोन कम है तो वहां पर अल्ट्रा वायलेट का एक्सपोजर ज्यादा होता है। ठीक है, तो यूवी वेव जो रेस है वो कहां से आ रही है? सन से, बट हमें कभी विजिबल नहीं होती। ठीक है, हमें विजिबल क्या है? जो सन से जो लाइट आ रही है ना, उसका बहुत स्मॉल पार्ट विजिबल है, उसे हम बोलते हैं विजिबल लाइट। और वो विजिबल लाइट जो है वो एक्चुअल में बनी होती है 7 वेवलेंथ से। अब वो 7 वेवलेंथ क्या है? 7 कलर हैं। तो जरा समझना, अलग अलग कलर के लिए अलग अलग वेवलेंथ रिस्पॉन्सिबल है। रेड कलर जो है वो अलग वेवलेंथ से बना होगा, मींस रेडिएशन आ रही है, जिस रेडिएशन की वेवलेंथ रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो रेड कलर प्रोड्यूस करेगी। ऐसे ही अलग अलग जो वेवलेंथ होगी वो येलो, ऐसे ही ग्रीन कलर प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, और
बाकी जो कलर ही प्रोड्यूस नहीं करती वो भी तो बहुत सारी रेडिएशंस हैं, ठीक। तो लार्ज नंबर ऑफ रेडिएशंस आ रहे हैं, चाहे आप मैं इवन यहाँ पर अगर सन की बजाय किसी बल्ब का एग्जांपल लूँ तो वहां पर भी ये बात सही होगी कि एक बल्ब में से भी बहुत ज्यादा टाइप की रेडिएशंस आती हैं। देखो जैसे ना आपके पास पहले बल्ब था फिलामेंट, तो फिलामेंट बल्ब में क्या है, वो तो ठीक है कि एक कलर वाली वेवलेंथ भी निकलती है उस रेडिएशन में, बस उसमें बहुत सारी ऐसी रेडिएशन निकलती हैं जो कि हीट प्रोड्यूस करती है, थर्मल रेडिएशन। दैट्स वाई कि उन बल्ब में बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती थी। आज की जो बल्ब हैं उसमें थर्मल एनर्जी कम प्रोड्यूस होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसीलिए हमारे बल्ब जो हैं आज वाले वो मोर एफिशिएंट हैं, क्योंकि उनको केवल अब लाइट ही मींस उनको केवल लाइट ही प्रोड्यूस करनी है। अब तो वो थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करते, तो जो एनर्जी लग रही थी, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही थी थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करने में, अब वो नहीं होती है, अब केवल कलर ही प्रोड्यूस होता है। और ये बल्ब बहुत ज्यादा हीट भी नहीं इसलिए हो रहे हैं क्योंकि थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, ठीक। तो अब जो बहुत सारी लाइट आ रही है, यहाँ ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट ने सभी वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब भी कर लिया, इस पे पड़ी, इसने एब्जॉर्ब भी कर लिया और इन सभी को वापस रेडिएट भी कर दिया, मींस एब्जॉर्ब भी किया और रेडिएट भी कर दिया, रिफ्लेक्ट भी कर दिया। इसे बोलते हैं ब्लैक बॉडी, और यही फिनोमेना क्या है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन को में हुआ क्या, ये साइंटिस्ट ने ये कहा, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को लाइक आयरन पीस मान लेते हैं, अब आयरन पीस को आप हीट करो तो क्या होगा, कुछ देर तक वो गर्म होता रहेगा, कुछ आपको कुछ भी आपको ऑब्जर्व नहीं होगा, बट आफ्टर सर्टेन टाइम क्या होगा, आपको सबसे पहले रेड कलर यूज प्रोड्यूस होगा, रेड के बाद आपको येलो, ब्लू, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग कलर वहां पर आपको विजिबल होंगे। तो साइंटिस्ट ने फिर ये कहा कि अगर हमारी जो रेडिएशन है, जो वेव है, जो एनर्जी है, वो अगर कंटिन्यूस मैनर में फ्लो कर रही है, कंटिन्यूस मैनर में फ्लो कर रही है, तो फिर ये अलग अलग कलर क्यों शो हो रहे हैं। होना ही चाहिए था कि जैसे पहले रेड कलर आया, उसके बाद मोर रेड, मोर और रेड बढ़ता जाना चाहिए था, रेड कलर की केवल ब्राइटनेस बढ़नी चाहिए थी। ये अलग कलर कैसे प्रोड्यूस हो गया, क्योंकि अगर वो कंटिन्यूस मैनर में फ्लो कर रहा है तो उसकी वेवलेंथ तो एक ही रहेगी। अगर एनर्जी एक ही तरीके से चल रही है, बिल्कुल कंटिन्यूस मैनर में चल रही है, तो उसकी वेवलेंथ चेंज नहीं होनी चाहिए। और अगर वेवलेंथ चेंज ना हो तो कलर चेंज नहीं होता। हमने भी कहा था कि कलर किस चीज पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ के ऊपर, ठीक है। अब कलर कैसे प्रोड्यूस होता है, ये इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि कलर एक्चुअल में प्रोड्यूस कैसे होता है, वो फिनोमिना इसके बाद हम डिस्कवर करते हैं, डिस्कस करेंगे। बट अभी यहाँ पर ये पॉइंट ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये इसके अंदर ये फेल हो गया कि अगर हम आयरन के पीस को हीट करते हैं तो अलग अलग कलर क्यों प्रोड्यूस होते हैं, वो मैक्सवेल जो है वो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सका था, ठीक। तो ये बाद में देखो, मैं इसको यही एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाद में करूंगा तो फिर थोड़ा सा कंटिन्यूटी टूट जाती है बुक में, ऑल्दो इसको बाद में डिस्कस किया गया, बट तब तक हम मेन फिनोमेना भूल जाते हैं। तो देखो इसको कैसे एक्सप्लेन किया गया, अब जरा समझना है पहले तो कलर कैसे प्रोड्यूस होता है, तभी समझ आएगा कि ये एक्सप्लेन कैसे हुआ था, ठीक। हम केवल यही नहीं कर रहे हैं कि फेल कैसे हुआ था, बट एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे ये प्रूव भी हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल कलर प्रोड्यूस कैसे होता है, देखो आपको यहाँ थोड़ा डीप मैटर में जाना पड़ेगा। वी नो एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स, दुनिया में कोई भी चीज हो वो एटम्स से मिलकर ही बनी होगी, एंड एटम्स आर नॉट विजिबल। इवन अगर 100 एटम्स भी इकट्ठे हो जाएं एक साथ तो भी आपको विजिबल नहीं होंगे, बिकॉज दे आर वेरी 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 स्मॉल, ठीक। इवन माइक्रोस्कोप से भी वो विजिबल नहीं रहेंगे, स्पेशल माइक्रोस्कोप आएगा उसमें भी हार्डली विजिबल होंगे, ठीक। आप देखो होता क्या है, हमें ऐसा लगता है, इतना चलो काफी है, घबराने की जरूरत नहीं है। हमें लगता क्या है कि जैसे कोई सॉलिड है, इवन जैसे ये चॉक होल्डर या कुछ भी आयरन का पीस भी मान लेते हैं, कोई चीज है वो सॉलिड है, तो हमें ऐसा लगता है कि सॉलिड के अंदर जो एटम्स हैं वो हमेशा के लिए क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, पर ऐसा नहीं है। इन सॉलिड ऑल्सो जो एटम्स हैं वो क्या करते हैं, लगातार अपनी मीन पोजीशन पर वाइब्रेट करते हैं, ऐसे ऐसे अपनी पोजीशन पर लगा, ऐसे ऐसे इस तरीके से चारों तरफ घूमते रहेंगे एटम।
लगातार अपनी मीन पोजीशन, मान लो एटम में ये वाला एटम को ले लिया, ये वाला, तो कभी ये यहाँ पहुंचेगा, कभी यहाँ, कभी इधर, कभी इधर, और ये बहुत स्पीड होगा। एक्चुअल में हमें एटम को अपने आप से कंपेयर नहीं करना चाहिए। उनकी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर है। ये जो मूव करेगा ये 1 सेकंड में तो कई हजार बार यहाँ और यहाँ घूम जाएगा, बहुत फास्टली, और उसे बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन। हर एटम, चाहे वो आयरन का पीस हो, कुछ भी हो, इवन चाहे ब्लैक बोर्ड है या ग्रीन बोर्ड है, इसके पार्टिकल भी लगातार अपनी मीन पोजीशन पर वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक। और जब, अब देखो ये जरा ध्यान देना, जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं ना, जब वो मूव करते हैं तो वो एक्चुअल में वेव की फॉर्म में मूव करते हैं। किसकी फॉर्म में मूव करते हैं? वेव की फॉर्म में मूव करेंगे। और जब वो वेव की फॉर्म में मूव करेंगे तो मतलब देखो, अब इसको और बड़ा मानो कि ये एटम था और ये यहाँ तक मूव किया, तो ये इस तरीके से मूव किया इस तरफ, फिर इस तरफ गया, तो यहाँ पर भी इस तरफ ऐसे गया, यहाँ पर भी ऐसे गया, इधर भी इस तरह गया। तो मतलब इसकी जो मूवमेंट होगी वो किस फॉर्म में होगी? वेव की फॉर्म में। अगर ये वेव की फॉर्म में हुई तो इसकी क्या होगी? वेवलेंथ भी तो होगी। वेव की फॉर्म में होने पर इसकी क्या हो जाएगी? वेवलेंथ होगी। और अगर कोई वेवलेंथ हुई तो क्या है? कलर भी प्रोड्यूस हो सकता है। अब मैंने कहा है कि हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं कि कलर प्रोड्यूस हो, क्योंकि नॉर्मल जब हमने आयरन को हीट नहीं किया तो उसका कलर नहीं होता है। तो कलर प्रोड्यूस कैसे होता है? देखो, वो डिपेंड करेगा कि जो पार्टिकल की वेवलेंथ कैसी है। पार्टिकल की वेवलेंथ कैसी है। अगर जो रेड कलर के लिए वेवलेंथ की जरूरत है, अगर वो वेवलेंथ आ गई तो रेड कलर प्रोड्यूस होगा। अगर कोई भी ऐसी वेवलेंथ प्रोड्यूस नहीं हुई जो कि कलर की रेंज में आती है, मींस जो कलर के लिए रिक्वायर्ड है, मान लो मैं कहता हूं जैसे 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर तक, तो यहां पर रेड कलर होता है, ठीक है, और यहां वायलेट कलर, ठीक। तो ये गलत लिख दिया मैंने, यहाँ का ये वायलेट कलर था और ये रेड कलर। तो रेड कलर से वायलेट कलर के लिए 400 से लेकर के 700 नैनोमीटर की रेंज होती है, ठीक। अब अगर यहाँ पर ये जो आपका एटम इस तरीके से मूव कर रहा है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल भी जो बहुत स्मॉल पार्टिकल है वो हमेशा वेव की फॉर्म में चलेंगे। तो जब वो वेव की फॉर्म में चलेंगे कुछ वेवलेंथ आएगी। अब अगर इनकी वेवलेंथ, मान लो इसकी वेवलेंथ है 700 नैनोमीटर, तो अगर 700 नैनोमीटर है तो ये रेड कलर प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर 700 नहीं है तो रेड कलर नहीं आएगा। और अगर इस रेंज से बाहर है, 4 से 7 के बीच में, तो भी कलर विजिबल नहीं होगा। विजिबल तब होगा क्योंकि हमारी आईज वही कलर देख सकती हैं, ऑल्दो मे बी कि और टाइप के कलर भी हों, बट वो हमें विजिबल नहीं है। तो हमारी आई वही कलर देख सकती हैं जिनकी वेव, जो कि 400 से लेकर 700 की रेंज वाले वेवलेंथ्स की वेव से प्रोड्यूस हुए। तो अगर अब आपके पास नॉर्मली क्या हुआ कि आपने आयरन का पीस रखा हुआ है, अभी भी पार्टिकल उसके क्या कर रहे हैं? वेव की फॉर्म में चल रहे हैं, बट उनकी इतनी वेवलेंथ नहीं है कि कोई कलर हमें विजिबल हो। मे भी अगर हम कोई डिवाइस ले आए और वो देख सकता हो, वहां देख सकें, और वो कलर भी फिर अलग ही होगा, ठीक है। किसी दिन डिवाइस बनेगा, अलग बात है, बट अभी तक ऐसा कोई डिवाइस नहीं कि जिससे हम किसी भी जगह से निकलने वाली रेडिएशन को कलर की फॉर्म में देख सके। और तो ऐसे डिवाइस जरूर हैं, वो पता लगा लेते हैं कि रेडिएशन प्रोड्यूस हो रही है या नहीं। इवन आपकी बॉल, हर जगह से रेडिएशन निकल रही है। एवरी पर्सन, हर आदमी भी एक रेडिएशन प्रोड्यूस करता है, ठीक, और उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहां पर क्या हुआ, जब आपने इसको हीट किया तो क्या हुआ? देखो, आपने मान लो ये वाला एटम है, इसको हीट किया, हीट करते रहे, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर क्या है, ये ऐसी वेवलेंथ प्रोड्यूस करेगा जो कि रेड कलर वाली होगी। फिर कैसे प्रोड्यूस करेगा? रेड से वायलेट, येलो, ग्रीन, ठीक है, इस तरीके की अलग अलग वेवलेंथ प्रोड्यूस करेगा। तो उस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर क्या होगा कि एक स्पेसिफिक टाइप की वेवलेंथ ज्यादा नंबर में प्रोड्यूस होंगी। अब ये बात जरा समझने वाली है, इसी से ही पता चला था कि एक्चुअल में ये कलर क्यों प्रोड्यूस हो रहा है। देखो, बस समझो, पहली चीज को जरा समझो आप, कलर कैसे प्रोड्यूस हुआ, फिर उसके बाद ये एक जो वेवलेंथ से लिंक क्वेश्चन है। देखो होता क्या है, जरा समझना। ये एटम है,
आपने इसको एनर्जी दी तो ये इस तरीके से ऊपर चला गया, ठीक, नीलक अपनी पोजीशन से हट गया। फिर दोबारा से ये जब वापस आएगा तो किस फॉर्म में आएगा, वेव की फॉर्म में आएगा। तो ये क्या, देखो अब जब ये पहुंच गया हाई लेवल एनर्जी पर, ये एनर्जी क्या है हाई, यहाँ लो एनर्जी थी, ये क्या है हाई एनर्जी, आपने इसको हीट दी, एटम क्या है हीट लेकर कहाँ पहुंच गया हाई एनर्जी पर। और एटम जो है वो हाई एनर्जी पर कभी भी स्टेबल नहीं होता है, ये वापस कहाँ आया लो एनर्जी पर। जब ये लो एनर्जी पर आया तो इसने क्या किया, अपनी एनर्जी को लूज किया, मैं नेगेटिव देता हूँ, एनर्जी जो लूज की, और जब ये वापस आया किस फॉर्म में आया, वेव की फॉर्म में, इसने कुछ रेडिएशन प्रोड्यूस की और फिर क्या हो गया, उसके अकॉर्डिंगली कलर प्रोड्यूस हुआ। बट यहाँ एक बात समझने वाली और भी है कि आपके एक किसी भी पार्टिकल, एक किसी भी ऑब्जेक्ट के पास एक या दो एटम नहीं होते, मिलियन बिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं। तो एक जैसे एक ये ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर बहुत सारे एटम्स हैं, ठीक, बहुत सारे एटम है। अब हुआ क्या, जब आपने इनको हीट किया तो देखो एक्चुअल में क्या होता है कि हमें लगता है कि सभी पार्टिकल की एनर्जी एक बराबर है, ऐसा भी नहीं होता है। इसमें क्या है, कुछ पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी अलग होगी, एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर अलग अलग पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी भी अलग होगी। इन पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी अलग, कुछ पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी, और ऐसा नहीं रैंडमली हो गई है, मैंने तो ऐसा बना दिया है रैंडमली, किसी पार्टिकल की एक फ्रीक्वेंसी कुछ, किसी की कुछ, किसी की कुछ। तो अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग कलर क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, बस ये सबसे मेन पॉइंट यहाँ पर ये आता है, इसको ऐसे समझना है। फॉर एग्जाम्पल हमने टेम्परेचर ले लिया है 500 डिग्री सेल्सियस, 500 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या होगा 500 डिग्री सेल्सियस पर मान लो 100 पार्टिकल, 1000 नहीं मानते, 1000 पार्टिकल्स ने वेवलेंथ प्रोड्यूस कर दी 400 वाली, ठीक, और 5000 पार्टिकल्स ने 5000 है 5000 ने प्रोड्यूस की 600 वाली वेवलेंथ, 600 नैनोमीटर वाली, ठीक। ऐसे ही ये टेम्परेचर था आपका 500, तो ये टेम्परेचर ले लो आप 5, उसके बाद ऐसे ही सेम टेम्परेचर 500 ही रहेगा, 500 ही रहेगा। तो 500 पर कुछ वेवलेंथ कितने एटम ने, मान लो कि 8000 एटम्स ने वेवलेंथ प्रोड्यूस कर दी 700 नैनोमीटर वाली, ठीक, और लास्ट में कुछ एटम्स ये भी रहे, और यहाँ पर ये आपके पास 500 एटम्स ऐसे हैं जिन्होंने वेवलेंथ प्रोड्यूस की है 750 वाली। देखो अलग अलग वेवलेंथ प्रोड्यूस हुई, 400 वेवलेंथ भी प्रोड्यूस हुई, 600 की वेवलेंथ भी प्रोड्यूस हुई, 700 की वेवलेंथ भी प्रोड्यूस हुई, और 750 की भी प्रोड्यूस हुई। अब यहाँ पर देखना क्या है कि किन मतलब कि इस ऑब्जेक्ट में सबसे ज्यादा पार्टिकल ने कौन सी वाली वेवलेंथ प्रोड्यूस की है। देखो 1000 पार्टिकल ने ये वेवलेंथ प्रोड्यूस की, 5000 पार्टिकल ने ये वेवलेंथ प्रोड्यूस की, 8000 पार्टिकल ने कौन सी वेवलेंथ प्रोड्यूस की है 700 नैनोमीटर, और बस यही इसका आंसर है। देखो जब आप किसी चीज को हीट करते हो तो सभी एटम की एनर्जी एक जैसे नहीं बढ़ती, एक जैसे नहीं बढ़ती, उसके बहुत सारे रीजन है, वो भी हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते हैं, तो टाइम काफी लग जाएगा। तो आपको समझना ये है कि अगर आपने कोई भी एटम मतलब कि आयरन के पीस को हीट किया तो एनर्जी जो है वो एक रेंज के अंदर होगी, कुछ पार्टिकल की एनर्जी कुछ, किसी की कुछ, किसी की कुछ, सबकी एक जैसी नहीं होगी। तो एनर्जी के हिसाब से क्या है वेवलेंथ बनती है। देखो एनर्जी से ही वेवलेंथ आएगी, जरा ध्यान देना इस बात को। एनर्जी से क्यों आएगी, क्योंकि हमने भी कहा है कि वेवलेंथ जो है एक्चुअल में, देखो आपको भाई डिस्कस करेंगे डिस्कस कि जो वेवलेंथ है वो एनर्जी पर भी डिपेंड करती है, ठीक है। एनर्जी जो है और वेवलेंथ जो है वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग वेवलेंथ प्रोड्यूस हुई, ठीक, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर भी अलग अलग वेवलेंथ आई। अब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो मैक्सिमम नंबर के पार्टिकल हैं जिस टाइप की वेवलेंथ प्रोड्यूस कर रहे हैं वैसा ही कलर आएगा। अब इस 500 टेम्परेचर पर इतने पार्टिकल ने ये वेवलेंथ प्रोड्यूस की, इतने नहीं है, इतने नहीं, इतने नहीं, मैक्सिमम कितने पार्टिकल हैं 8000 पार्टिकल जो हैं वो 700 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसीलिए वही वाला कलर आएगा जो कि मैक्सिमम नंबर के पार्टिकल्स की वेवलेंथ के कारण होगा। बाकी कलर विजिबल नहीं होंगे, रहेंगे बट वो विजिबल नहीं होंगे। इसको ऐसे मान लो कि जैसे आपने
रेड और येलो, ग्रीन, वायलेट, अलग अलग कलर ले लिए। अब उसमें आपने एक कलर का प्रोपोर्शन का ले लिया, तो बाकी कलर कम कम लिए, और एक कलर बहुत लार्ज अमाउंट में ले लिया। जब आप सबको मिक्स करोगे, जो कलर आपने लार्ज अमाउंट में लिया है उसका कलर ही आपको सबसे ज़्यादा डोमिनेंट होगा वहाँ पर उस मिक्सचर के अंदर। सेम चीज़ यहाँ पर है कि अलग अलग नंबर के पार्टिकल अलग अलग वेवलेंथ प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट कलर आपको वो विजिबल होगा जो मैक्सिमम नंबर ऑफ वेव्स वहाँ पर प्रोड्यूस करेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये ब्लैक बॉडी को एक्सप्लेन किया गया। पहले बात को क्या हुआ, पहली चीज तो ये हुई कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या था कि आप किसी चीज को अगर हीट करते हो तो वहां पर अलग अलग कलर आते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के बेसिस पर हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सके थे कि अलग अलग कलर क्यों आ रहे हैं। कि अगर आपके पास जो कहा था मैक्सवेल ने कि एनर्जी जो है वो कंटिन्यूस मैनर में फ्लो करती है, अगर वो कंटिन्यूस मैनर में फ्लो करती है तो आपके पास कलर की ब्राइटनेस चेंज होनी चाहिए थी, उसका कलर चेंज नहीं होना था। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, इसको कैसे एक्सप्लेन किया गया कि एक्चुअल में जब हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं तो एटम्स जो है वो क्या होंगे, मूव करेंगे। जब वो मूव करेंगे किसकी फॉर्म में करेंगे, वेव की फॉर्म में, और क्या प्रोड्यूस करेंगे, वेवलेंथ। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर सभी पार्टिकल्स की अपनी अलग अलग वेवलेंथ होगी। ठीक है, और वो वाली वेवलेंथ आपको उस कलर की फॉर्म में दिखाई देगी जो जिस वेवलेंथ को मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स ने एक्वायर किया हुआ है। मींस जिस वेवलेंथ को मैक्सिमम पार्टिकल शो करेंगे वही टाइप का कलर प्रोड्यूस होगा। अगर हम बात करें, इसको प्रूव भी करना हो, बड़े आराम से प्रूव कर सकते हैं। वो कैसे, आप एक प्रिज्म लो, चाहे तो उसको सनलाइट से कर लो आप, या किसी भी बल्ब की लाइट से करो। तो बल्ब की जो लाइट होगी जब वो प्रिज्म में से पास होगी तो वहां तो 7 कलर प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब जो लाइट आई है वो किससे बनी हुई है, 7 कलर से। यानी कि हमें दिखाई नहीं दे रहे थे वो क्यों दिखाई नहीं दे रहे थे, इसका मतलब उसमें क्या हुआ था, उसमें सभी कलर की वेवलेंथ प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप जो वो एक आयरन का पीस है उसको बहुत गर्म करो तो उसमें से जो कलर प्रोड्यूस होगा, अगर आप उस वेवलेंथ को, उस रेडिएशन को भी प्रिज्म से पास करो तो वो भी अलग अलग कलर शो करेगा। बट आपको एक कलर क्यों विजिबल हो रहा है, क्योंकि हमें एक कलर इसलिए विजिबल हो रहा है कि उस एटम के उस आयरन के पीस के अंदर मैक्सिमम पार्टिकल क्या हैं, एक स्पेशल टाइप की वेव को प्रोड्यूस कर रहे हैं, और वो वेव सबसे ज्यादा नंबर में प्रोड्यूस हो रही है, इसीलिए उसका कलर प्रोड्यूस होगा। तो अलग अलग टेम्परेचर पर, जैसे कि जब सबसे कम टेम्परेचर होगा, मतलब शुरुआत में जब कलर प्रोड्यूस होना शुरू होगा तो क्या होगा, रेड कलर आता है, रेड के बाद क्या आता है आपके पास, येलो, येलो के बाद क्या आया, ब्लू। तो क्या होगा, शुरुआत में जो टेम्परेचर, मान लो टेम्परेचर होता है हमारा 900 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, यहाँ चलो 5 मान लेते हैं, 500 डिग्री सेल्सियस। तो 500 पे क्या होगा, जो रेड कलर वाली वेवलेंथ है वो मैक्सिमम पार्टिकल शो करेंगे, मैक्सिमम पार्टिकल, और बाकी पार्टिकल कम वेव वाली, कम वाली से शो करेंगे। मींस कि बाकी वेवलेंथ भी प्रोड्यूस होगी बट वो कम नंबर ऑफ पार्टिकल शो करेंगे। अब अगर टेम्परेचर कर दिया आपने 650 डिग्री सेल्सियस, येलो कलर आ जाएगा। वो येलो कलर इसलिए आ रहा है कि अब वो वाली वेवलेंथ जो मान लो कि येलो कलर के लिए वेवलेंथ होती है 500 नैनोमीटर, तो ये वाली मींस ये रही 500 नैनोमीटर। जब इसमें क्या है, मैक्सिमम पार्टिकल 500 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ प्रोड्यूस कर रहे हैं, बाकी वेवलेंथ भी प्रोड्यूस हो रही है, बाकी वेवलेंथ भी प्रोड्यूस हो रही है, बट वो इससे कम है, तो इसीलिए अब येलो कलर दिखाई देगा। रेड वाली भी प्रोड्यूस हुई है, ग्रीन वाली भी प्रोड्यूस हुई, वायलेट वाली भी प्रोड्यूस हुई, बट सबसे ज्यादा नंबर किसका आया, येलो कलर वाली वेवलेंथ का, इसलिए आपको येलो कलर वहां पर विजिबल हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन की वजह से हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो है उसका एक पॉइंट फेल हुआ था। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। थैंक यू।